स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक रीजन एंड एम्पायर। यानी रीजन का मतलब क्षेत्र, एम्पायर का मतलब साम्राज्य। यानी किस क्षेत्र में, किस इलाके में कौन से साम्राज्य थे, कौन से राजा का राज था, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स encompassed many regions। अब इसमें बताया गया है कि कुछ बड़े स्टेट्स साम्राज्य के लिए यूज किया गया है। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ, जैसे कि कुछ बड़े साम्राज्य जैसे चोलास, तुगलक्स और मुगल्स, ये सभी जो थे ये बहुत सारे रीजन को एनकम्पास्ड करते थे, यानी घेरते थे, कवर अप करते थे। हम इनके बारे में, एक एक साम्राज्य के बारे में डिटेल से अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इस संस्कृत प्रशस्ति praising the Delhi Sultan Ghayasuddin Balban explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east to Ghazni, Ghajan in Afghanistan in the west and included all of South India Dravida। एक संस्कृत प्रशस्ति थी। प्रशस्ति अब समझ लेते हैं क्या होता है। प्रशस्ति पढ़े लिखे लोगों द्वारा राजा अपने बारे में अपनी तारीफों का बयान करवाते थे। जैसा वो अपने बारे में चाहते थे कि लोग उन्हें कहें, उन्हें वो लिखवाते थे अपनी इच्छा के मुताबिक। वो अपनी तारीफों का बयान करवाते थे अपने ही पर्सनल राजकवि या फिर पोएट्स के द्वारा। वही प्रशस्ति होती थी। तो यहाँ पर एक संस्कृत प्रशस्ति है, उसके बारे में बताया गया है। प्रशस्ति, एक संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। एक संस्कृत प्रशस्ति जो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रेज कर रही है। प्रेजिंग मतलब तारीफ कर रही है, बड़ाई कर रही है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो गयासुद्दीन बलबन का एम्पायर था, जो उनका साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा एम्पायर था, वास्ट एम्पायर के रूलर थे वो। और उनका एम्पायर बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और इसमें साउथ इंडिया का पोर्शन भी इंक्लूड होता था। साउथ इंडिया को द्रविड़ा कहा गया है, द्रविड़ से रेफर किया जाता है। गयासुद्दीन बलबन का रूलिंग पीरियड यानी राज करने का समय 1266 से 1287 यानी 1287 तक था। रजिया सुल्तान के बाद जो पावरफुल रूलर थे वो गयासुद्दीन बलबन ही थे। ओके, पीपल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। ऐसा बताया जाता है इन प्रशस्तियों में कि जो अलग अलग जगहों के लोग थे वो गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के सामने भाग खड़े हुए। फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज यानी गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के सामने, उसकी आर्मी की पावर के सामने भाग खड़े हुए इन जगहों के लोग। अब इस मैप में दिखाया गया है प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कब्जे में जो एरिया, जो स्टेट आते थे मोहम्मद तुगलक के राइन में, उसके दौर में, उसको दिखाया गया है। ये सारे वो स्टेट्स हैं, मार्क किए गए हैं, उनके नेम्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मार्क किया गया है जो मोहम्मद तुगलक के राइन यानी उसके कब्जे में आते थे। ओके, नाउ हिस्टोरियंस regard these as exaggerated claim of conquest। जो हिस्टोरियंस है इसे इस तरीके से मानते थे कि राजाओं का exaggerated claim है, यानी एक उनका दावा है उनकी जीत को लेकर। At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। इसके साथ साथ वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों राजा अक्सर अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने का अपना दावा करते थे। सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरियाज पे कंट्रोल करने का, डिफरेंट पार्ट्स पे कंट्रोल करने का क्यों दावा करते रहते थे। क्लेम करना का मतलब दावा करना। इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लैंग्वेज एंड रीजन, यानी किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज, ये जो नोटिंग है ये पोएट अमीर खुसरो की है, जिन्होंने 1318 में 1318 में नोट की थी। ए डिफरेंट लैंग्वेज इज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। उन्होंने कहा था इस भूमि के हर रीजन में यानी हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि कर्नाटका के एरिया में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश के एरिया में,
गुजारी गुजरात के एरिया में, मालाबारी तमिलनाडु के एरिया में, गौरी बंगाल के एरिया में, एंड अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा, एंड हिंदवी इन द एरिया ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी यानी मोस्टली हिंदी बोली जाती थी। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. अमीर खुसरो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इतनी भाषाएं होने के बावजूद जो संस्कृत भाषा है वो किसी भी क्षेत्र से उसका संबंध नहीं है। It was an old language. यह एक पुरानी भाषा है जो कॉमन लोगों की भाषा नहीं है, जिसे सामान्य लोग नहीं जानते, डोंट नो। ओनली द ब्राह्मण्स डू, सिर्फ पढ़े लिखे जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हीं को इस भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है। By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. 700 सदी आते आते तक जो बहुत सारे क्षेत्र थे उनमें एक नेचुरल तौर पर एक विकास, एक डेवलपमेंट ऐसा हो गया था कि उनकी एक अलग पहचान, डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन, यानी उनका जो भूगोल जो उनका एरिया है वो एक डिस्टिंक्ट, एक अलग हो गया, एक उनकी अलग भाषा की पहचान हो गई, एक उनका अलग कल्चरल प्रैक्टिस हो गया, सांस्कृतिक जो उनका पहचान होता है वो एक अलग हो गया। यानी उन्होंने एक अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी, एक अलग सी पहचान क्रिएट कर ली। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9, इसके बारे में तुम डिटेल से चैप्टर 9 में पढ़ोगे। देयर वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, और उस समय तक ये हो गया था कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर इलाका, एक पर्टिकुलर राज्य के अंडर आने लग गया था। यानी एक डायनेस्टी मीन्स खानदान, एक खानदान के राज के अंदर आने लग गया था। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, और इन स्टेट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, झगड़े भी होते थे आपस में। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region. Occasionally, अक्सर मतलब कुछ ही एम्पायर ऐसे होते थे, कुछ ही डायनेस्टीज ऐसी होती थी, कुछ ऐसे वंश या खानदान कह लो इस तरीके के होते थे जो अपना एम्पायर बनाने में सक्षम हो पाए, यानी एम्पायर इस्टेब्लिश करने में, बड़ा साम्राज्य बनाने के काबिल हो पाए। पान रीजनल यानी पूरे रीजन को, लगभग सभी एरिया को कवर करते हुए, डाइवर्स रीजन, सारे डिफरेंट रीजन्स को कवर करते हुए अपना एम्पायर यानी कि साम्राज्य स्थापित कर पाए। इसमें कुछ डायनेस्टीज हैं जैसे चोला हो गई, खलजीज हो गए, तुगलक्स हो गए और मुगल्स हो गए। बट नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल, लेकिन ये सारे एम्पायर, इन सभी एम्पायर्स में भी एक समान तौर पर सभी स्टेबल नहीं थे। कुछ बहुत जल्दी ही खत्म हो गए और कुछ ने काफी समय तक राज किया, जैसे कि मुगल्स ने, और सक्सेसफुल, और सभी एक तरीके से कामयाब भी नहीं हो पाए। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4 what the duration of rule of the खलजी एंड मुगल। लगभग मुगल डायनेस्टी ने 300 साल तक राज किया, और जो खलजी डायनेस्टी थी वो आई थिंक 1290 टू 1320 तक, लगभग 30 इयर्स तक राज किया। तो ये काफ़ी कम टाइम पीरियड था। तो इसलिए ये इसमें बताया गया है कि इन सब डायनेस्टी ने भी एक तरीके से राज नहीं किया, किसी ने कम समय तक राज किया, किसी ने ज़्यादा समय तक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्थिर तरीके से राज किया। When the Mughal Empire declined in 18th century, it led to the re-emergence of regional states. जब मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ यानी गिरा वो 18वीं शताब्दी में, तो एक री इमर्जेंस हुआ, यानी दोबारा से उदय हुआ रीजनल स्टेट्स का, यानी क्षेत्रीय स्टेट्स का दोबारा से उदय हुआ। क्योंकि ऐसा पहले ही बताया गया है कि इन एम्पायर्स के आने से पहले रीजनल स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, यानी थे, लेकिन जब ये एम्पायर आए तो इन्होंने यूनिटरी स्टेट्स बना दी, यानी पूरे पे एक कंट्रोल, एक कब्जा कर लिया। लेकिन जब ये एम्पायर गिरे तो फिर से रीजनल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए। But years of imperial pan-regional rule had altered the characters of the regions. लेकिन imperial years में, imperial मतलब गुलामी का जो दौर था, उस दौर में फिर भी पान रीजनल यानी पूरे रीजन पे, पूरे क्षेत्र पर जो कंट्रोल था उसने रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी क्षेत्रीय विशेषता को कमजोर किया और पूरे रीजन पे यानी एक पैन रीजनल कंट्रोल कर लिया।
Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them. Across most of the subcontinent, यानी लगभग कॉन्टिनेंट के हर पार्ट में कुछ लीगेसीज हैं, यानी कुछ विरासत बची हुई है कुछ छोटे बड़े एम्पायर्स की, कुछ छोटी बड़ी डेनेस्टीज की जिन्होंने उन पर कभी रूल किया होगा। यानी कि सब कॉन्टिनेंट का कोई भी इलाका इससे अछूता नहीं है कि वहाँ पर कभी किसी राजा का राज नहीं रहा हो, उसकी लीगेसीज यानी विरासत अभी भी मौजूद है। दिस वॉज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions। इससे क्या हो गया कि हर क्षेत्र में एक डिस्टिंक्ट और एक शेयर्ड, मतलब एक तो उनका अपना ट्रेडिशन था और एक शेयर्ड, यानी दूसरे लोग जब आए वहाँ रूल करने तो उनके जो कल्चर थे, उनके रीति रिवाज थे, उनसे मिक्स कर होकर एक नया रीति रिवाज, एक नया ट्रेडिशन का उदय हुआ। इन द रियम्स ऑफ द गवर्नेंस, ये जो ट्रेडिशन थे, ये जो रीति रिवाज थे, ये सिर्फ पर्सनल तक ही नहीं थे, यहाँ तक कि गवर्नेंस में भी बदलाव आया, राजकाज करने की नीतियों में भी बदलाव आया। द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मैनेज किया जाए यानी संभाला जाए। एलीट कल्चर, पढ़े लिखे और अमीर लोगों का कल्चर इससे प्रभावित हुआ। और लैंग्वेज और भाषा में भी बदलाव आए। ये सारे चेंजेस, मोस्टली जो प्रोमिनेंट चेंजेस हैं, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो चेंजेस हुए उसको लेकर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे गवर्नेंस का पैटर्न चेंज हो गया, हमें किस तरीके से अपनी जनता पे राज करना है उसका एक पैटर्न चेंज हो गया। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मैनेज करना है वो प्रोसेस चेंज हो गया। हमारी लैंग्वेज में बदलाव आ गया, इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, ये सब कुछ। Through 1,000 years, between 700 and 750, a character of different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness। यानी ये 700 से 1750 के जो दौरान 1000 साल थे, इस दौरान किसी भी रीजन का कल्चर आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुआ, यानी एक अलग तरीके से एक एकांतवास में होकर के कोई भी कल्चर ग्रो नहीं हुआ। कोई भी कल्चर इस तरीके से ग्रो नहीं होता। इन कल्चर पर अपनी पहचान के साथ साथ, अपने डिस्टिंक्टिवनेस के साथ साथ इस पर इंटीग्रेशन का भी प्रभाव पड़ा। जो पैन रीजनल फोर्सेस थे, यानी जो पावर पूरे कंट्री पे कंट्रोल कर रही थी, उसके कल्चर का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी पुराने और नए धर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। The 1,000 years of history that we are exploring witnessed a major developments in religious traditions। जो ये हजारों सालों का इतिहास है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं, वो गवाह है, विटनेस्ड है मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। वो इस चीज़ का गवाह है कि उस दौरान धार्मिक जो रीति रिवाज थे, ट्रेडिशंस थे, उनमें बहुत ही अलग अलग तरीके के विकास हुए, बदलाव हुए। So, people's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective। तो जो लोगों का विश्वास है डिवाइन में, डिवाइन यानी गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिसमें विश्वास है, वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो जाता है, डीपली पर्सनल हो जाता है, लेकिन अक्सर तर ये कलेक्टिव होता है। क्योंकि हमारे समाज में लगभग सभी लोग आस्तिक हैं, यानी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में विश्वास रखते हो। तो जो ये धार्मिक विश्वास है वो कलेक्टिव हो जाता है, ग्रुप में हो जाता है। कलेक्टिव बिलीव्स इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, एक सामूहिक विश्वास हो जाता है एक सुपर नेचुरल एजेंसी में। सुपर नेचुरल एजेंसी गॉड के बारे में कहा गया है। Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। धर्म जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ है लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में। जो कम्युनिटीज होती हैं, जो समुदाय होते हैं समाज के, उनके सामाजिक और आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ताना बाना में रिलीजन बहुत ही क्लोजली कनेक्ट है, बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ है। यानी धर्म का बहुत ही प्रभाव है लोगों के जीवन पर। As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs। लेकिन जैसे सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स का जो सामाजिक एक दुनिया है, इन धार्मिक ग्रुप की जो सामाजिक दुनिया है, उसके विश्वास में कुछ बदलाव भी आए हैं।
जैसे it was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism. इसी पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं हिंदुइज्म में, जिसे हम आज हिंदुइज्म कहते हैं. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, and dominant groups in society. आज का जो हिंदुइज्म है उसमें बहुत सारे बदलाव आए इसी दौरान, जैसे कि अलग अलग देवी देवताओं, दैट इज मतलब देवी देवता, ऐश्वर्य शक्ति, देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग तरीके की देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हुआ, रॉयलिटी यानी राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, और ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया. जैसे समाज में ब्राह्मण्स थे, पढ़े लिखे लोग जो पंडित होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस, महत्व उनका बढ़ गया. पुजारियों का महत्व, प्रेस्ट मतलब पुजारी, उनका महत्व बढ़ गया. वो समाज में एक डोमिनेंट ग्रुप की तरह हो गए. डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली समूह की तरह हो गए. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in the society. जो ब्राह्मण्स की नॉलेज थी संस्कृत टेक्स्ट में, यानी संस्कृत की किताबों की जो उनका ज्ञान था, संस्कृत का किताबी ज्ञान जो था, इसकी वजह से उन लोगों को समाज में बहुत ही रिस्पेक्ट मिला, बहुत ही इज्जत मिला. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. जो इनका डोमिनेंट, इनका जो प्रभावी पोजीशन था समाज में, वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन्हें राजा अपने दरबार में पैट्रन्स देते थे. पैट्रन्स वो होते हैं कि एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल, यानी जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने दरबार में किसी भी एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट पर्सन को रखते हैं अपने से रिलेटेड, उनसे लिखवाने के लिए, अपने से रिलेटेड कुछ आर्ट के वर्क करवाने के लिए, यानी उनको एक सैलरी पर रखते हैं अपने ही दरबार में. तो इस तरीके से जब राजाओं ने संस्कृत नॉलेज वाले ब्राह्मण्स को एज अ पैट्रन्स अपने दरबार में रखना शुरू किया, तो इससे उनका समाज में सम्मान बढ़ गया. One of the major developments of this period was the emergence of idea of bhakti. एक ही बहुत ही बड़ा जो डेवलपमेंट है इस समय का, वो ये है कि इस समय में भक्ति का आइडिया का डेवलपमेंट हुआ. यानी कि भक्ति मतलब किसी का भी भक्त हो जाना, इसको कहते हैं. Of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. यानी अपने डेटी के पास, अपने देवता के पास बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के जाते हैं, और बिना विदाउट द एड ऑफ प्राइस्ट, यानी पुजारी उन्हें कुछ भी नहीं देता, इसके बदले वो फिर भी जाते हैं और उनके पास रहकर अपना सानिध्य व्यक्त करते हैं, और जो रीति रिवाज वो बताते हैं उनका अच्छे तरीके से पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8. इसके बारे में तुम चैप्टर 8 में इन ट्रेडिशंस और दूसरे भी ट्रेडिशंस के बारे में चैप्टर 8 में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे. इस चैप्टर में जस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जस्ट एक बताया गया, एक नज़रिया दिया गया है कि हम इस बुक में क्या पढ़ने जा रहे हैं. So, this was also the period when new religions appeared in the subcontinent. ये वो भी समय था जिस समय इस सबकॉन्टिनेंट में नए धर्मों का विकास हुआ, यानी नए धर्मों की उत्पत्ति हुई. जैसे जैसे मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स आए, व्यापारी और माइग्रेंट्स यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग, उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं. जैसे जैसे मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स आए तो यहाँ अलग अलग धर्मों का आगमन हुआ, अलग अलग धर्म आए. जैसे कि merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in 7th century. जैसे कि व्यापारियों और माइग्रेंट्स के थ्रू ही पहली बार भारत में कुरान की जो टीचिंग्स थी, यानी कुरान की जो नॉलेज थी, वो इंडिया में 7th सेंचुरी में आई. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God. मुस्लिम्स जो होते हैं वो कुरान को अपनी होली बुक यानी धार्मिक पुस्तक, धार्मिक किताब मानते हैं, और जिसमें वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड, यानी एक ही खुदा की संप्रभुता को मानते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं. whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him. वो ऐसा मानते हैं कि एक ही खुदा का जो लव है, जो उसका प्यार है, उसका दयावान होना है, ये सब
उस पर होता है जो एक खुदा में विश्वास रखता है, विदाउट रिगार्ड टू देयर सोशल बैकग्राउंड। उनका ये कहना है कि जो अल्लाह है वो बिना किसी सामाजिक बैकग्राउंड के सबको एक समान मानता है। Many rulers were patrons of Islam and ulama, learned theologians and jurists. बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो पैट्रन्स ऑफ इस्लाम थे, यानी इस्लाम को अपने दरबार में संरक्षण और सुरक्षा देते थे। जैसे कि इस्लामिक पीपल्स को, जैसे कि उसमें आगे उलेमा। उलेमा वो होते हैं जो लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट्स होते हैं, यानी इस्लामिक बुक्स की, इस्लामिक थ्योरीज की नॉलेज रखते हैं और शरीयत के कानूनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। So, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. अब ऐसा बताया गया है कि हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट यानी एक्सप्लेन किया गया है इनके फॉलोअर्स के द्वारा। जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, इन्होंने इस्लाम को अलग अलग तरीके से माना है। जैसे कि कुछ शिया मुस्लिम्स हैं जो ये मानते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ यानी अली को मानते हैं, was the legitimate leader of Muslim community। वो मोहम्मद सन इन लॉ को मोहम्मद सन इन लॉ अली को अपना मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स who accepted the authority of the early leaders of the community। जबकि जो सुन्नी मुसलमान हैं वो खलीफाज की खिलाफत को मानते हैं और द सक्सीडिंग खलीफाज, और उसके जो शुरू के 4 खलीफा हैं उनकी अथॉरिटी को मानते हैं, उनकी सत्ता को मानते हैं, और उसके आगे आने वाले खलीफाज को भी मानते हैं। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। यहाँ पर स्कूल्स ऑफ लॉ का मतलब आइडियोलॉजी से कहा गया है, विचार से कहा गया है। इनके अलावा भी कुछ अलग विचार हैं इस्लाम में, जैसे हनाफी एंड शफाई, मेनली इन इंडिया। ये 2 विचार हैं, मोस्टली इंडिया में ही पाए जाते हैं। ये इस्लाम के 2 सेक्ट्स हैं और अलग अलग थियोलॉजीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, मिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं। इस्लाम में ही ये सब डिवीज़न है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब टाइम के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से हिस्ट्री के पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। Historians do not see time just as a passing of hours, days or years as a clock or a calendar। इतिहासकार के लिए टाइम का पास होना सिर्फ घंटे का, दिन और साल का बीतना नहीं होता, जिस तरीके से घड़ी और कैलेंडर में वक्त बीतता जाता है। Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs। historians के मुताबिक टाइम एक बदलाव को दर्शाता है, सामाजिक और आर्थिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामाजिक आर्थिक बनावट है, उसके बदलाव को रिफ्लेक्ट करता है यानी दर्शाता है। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ, जिसके साथ साथ लोगों के विचार और विश्वास में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आता है। The study of time is made somewhat easier by the dividing past into large segments, periods that possess shared characteristics। तो टाइम की स्टडी यानी हिस्ट्री के टाइम की स्टडी है, उसको कुछ आसान बनाने के लिए, समवट ईजियर बनाने के लिए टाइम्स को पार्ट्स में यानी हिस्सों में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन सेगमेंट्स को पीरियड्स कहते हैं। कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। पीरियड्स दैट पॉसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक पीरियड वो जिसमें एक ही तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही तरीके के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए, इसके हिसाब से हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। In the middle of 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods। 19वीं सदी के मध्य में जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को मेजर 3 पीरियड्स में डिवाइड किए, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यानी धर्म के आधार पर। जो राजाओं का धर्म था, राज करने वाले का धर्म था, उसके मुताबिक ही हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। This division was based on the idea that the religion of the ruler, जो राजा का धर्म होता था, राज धर्म के अकॉर्डिंग ही हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, was the only important historical change and there were no other significant developments in the economy, society or culture। उनका मानना था
कि ये जो रिलीजन्स ऑफ द रूलर है, यही एक बेसिक आइडिया है हिस्ट्री को डिवाइड करने का। इसी की वजह से सारे हिस्टोरिकल बदलाव हुए हैं, और इसके अलावा कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, कोई भी एक अलग से डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना ही तो इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में, ना ही समाज में, ना ही संस्कृति में। यानी धर्म ही एक बड़ा फैक्टर रहा है इतिहास के बदलाव का। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. इस प्रकार का जो डिवीजन है, जो विभाजन है इतिहास का, भारत के इतिहास का, एक बहुत ही बड़ा अन्याय हो जाता है भारत के इतिहास के साथ। क्योंकि इससे जो भारत की डाइवर्सिटी है, जो इसका कल्चर है, इतना अलग अलग डाइवर्स विभिन्नता है इस सब कॉन्टिनेंट की, उसके साथ एक अन्याय हो जाता है सिर्फ इतिहास को तीन ही धर्म में बांट देने, जब हम बांट देते हैं तो। क्योंकि दूसरे रिलीजन के इतिहास का महत्व का खात्मा हो जाता है एक तरीके से। तो इसको बाद में नहीं भी माना गया काफ़ी हिस्टोरियंस के द्वारा, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस अभी भी इस पीरियडाइजेशन को, इस डिवीजन को फॉलो करते हैं, मानते हैं। Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments in the past. लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स यानी आर्थिक और सामाजिक फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हिस्ट्री के मोमेंट, पास्ट के मोमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स में यानी डिफरेंट पोर्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। The histories you read last year included a wide range of early societies. जो तुमने पास्ट ईयर यानी 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें तुमने बेसिकली अर्ली सोसाइटीज़ पढ़ी, यानी पुरातत्व सोसाइटी, पुराने समाज के बारे में पढ़ा है। जैसे हंटर और गैदरर्स चैप्टर था कि किस तरीके से लोग शिकार करते थे, शिकार और इकट्ठे किए गए भोजन पे ही डिपेंड होते थे। अर्ली फार्मर्स, शुरुआती किसान, पीपल्स लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेजेस, किस तरीके से लोग समाज गाँव में और शहरों में रहते थे। अर्ली एम्पायर्स, कुछ शुरुआती जो साम्राज्य थे, जैसे गुप्ता एम्पायर हो गया, हर्षवर्धन हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा। एंड द किंगडम्स, और कुछ राज दरबारों के बारे में पढ़ा। The histories you will be studying this year are often described as medieval. जो इस साल हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसे हम medieval कहते हैं। medieval यानी मध्यकाल, और अर्ली सोसाइटी वाले जो हमने पढ़ी वो एंशियंट होगी, यानी प्राचीन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री हो गई। medieval हिस्ट्री होगी मध्यकाल यानी बीच के टाइम पीरियड की हिस्ट्री। You will find out more about the spread of peasant society. इस हिस्ट्री में तुम पढ़ोगे किस तरीके से पीजेंट सोसाइटी यानी किसानी, पीजेंट मतलब किसान, सोसाइटीज मतलब समाज, यानी किस तरीके से किसानी समाज का स्प्रेड हुआ है, फैलाव हुआ। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, किस तरीके से क्षेत्रीय और इम्पीरियल स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इम्पीरियल मतलब जो किसी के अंडर कंट्रोल में आते हैं। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल्स, इन स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ ये उनकी जीवन की कीमत पे हुआ। जो लोग पेस्टोरल्स यानी जो भूमि होती है, खाली एरियाज होते हैं जंगल के, इस तरीके के, और जंगल के एरिया में रहने वाले लोगों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा जब ऐसे छोटे छोटे इम्पीरियल स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ये सब तब हुआ जब द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ये सब तब हुआ जब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदुइज्म और इस्लाम एक बड़े रिलीजन के तौर पर इनका विकास हो रहा था। और उसी समय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यानी यूरोपियन मतलब बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को रेफर किया गया है यहाँ पर, जो अंग्रेज हैं उनके बारे में बताया गया है। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. ये जो 1000 साल हैं, 700 से 1750 के बीच का जो हिस्ट्री है 1000 साल की, वो गवाह है, विटनेस्ड है कंसिडरेबल चेंज, एक ही बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के गवाह है। After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th और 11th century. आफ्टर ऑल अगर हम देखें तो जो 16वीं और 18वीं सदी है वो पूर्ण रूप से, ये QUITE क्वाइट का मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द 8th और 11th सेंचुरी, 8वीं और 11वीं सदी से। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. यदि हम इस पीरियड को, इस सारे हिस्ट्री को एक ही पीरियड में
एक्सप्लेन करें, एज अ मेडिवल पीरियड में एक्सप्लेन करें, तो ये कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अगर हम इन्हें एक हिस्टोरिकल यूनिट में कवर करें तो ये प्रॉब्लम से रहित होगी, यानी संकटों से मुक्त होगी। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. ज़्यादातर जो medieval period है, मध्यकाल है, इसकी तुलना की जाती है, contrast किया जाता है modern period से। modern time वो जब industrialization शुरू हुआ, modernization शुरू हुआ। Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual development. Modernity उस sense का, उसका अर्थ है कि जब material progress हुआ, यानी प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, मटेरियल प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुआ, यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ लोगों का। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द medieval पीरियड वाज लैकिंग ऑफ एनी चेंज व्हाटसोएवर। इससे पता चलता है कि जो medieval पीरियड थे उसमें ये सब बदलाव नहीं थे, इतना डेवलपमेंट, इतना मॉडर्निटी सब नहीं था, इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट भी नहीं था। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसा पूरी तरीके से नहीं था कि जो मेडिवल पीरियड था उसमें कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। हुआ था, उस पीरियड में भी डेवलपमेंट हुआ था, बट मॉडर्न पीरियड से कम हुआ था। ड्यूरिंग दिस मॉडर्न पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही फास्ट रेट से हुआ है और कंटिन्यूसली होता ही जा रहा है, अभी भी मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। During these 1,000 years, the societies of subcontinent were transformed often, and economics in several regions reached level of prosperity that attracted interest of European trading companies. जो ये 1,000 साल थे, इसमें जो medieval period के जो 1,000 years थे, इसमें जो समाज था हमारा, जो हमारी सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट की, सब महाद्वीप की, इसमें ऑफन अक्सर बदलाव आते रहे, जैसे कि अर्थव्यवस्था में बदलाव आए। सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स की अर्थव्यवस्था में इस तरीके से बदलाव आए कि वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रोस्पेरिटी के लेवल पे पहुँच गई, यानी समृद्धता, अमीरी के लेवल पे पहुँच गई। दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इससे जो यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनका इंटरेस्ट आया कि वो इस कंट्री में आए और व्यापार करें। एज यू रीड इन दिस बुक, लुक आउट ऑफ साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। जैसा कि तुम इस बुक में पढ़ोगे, उन बदलावों के निशान को पढ़ोगे जिसकी वजह से हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, इतिहास की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो एक वर्क में आई, काम में आई। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained same. जब भी तुम कंपेयर करोगे, जो भी तुमने इस बुक में पढ़ा है या और जो तुमने लास्ट ईयर में पढ़ा है, तो तुम कुछ बदलावों को देखोगे और कुछ कंटिन्यूटीज को देखोगे, यानी कुछ चीज़ें तो बदल गई और कुछ चीज़ें वही रही लगातार। और तब तुम देखो इस वर्ल्ड को जो तुम्हारे आसपास है, उसमें कुछ बदलाव आया, कुछ चेंज आया, या फिर वो सेम ही रहा। ओके, नाउ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो शुरू करेंगे वो ज्योग्राफी से शुरू करेंगे।